जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हैं हम चक्की मोड़ गांव जैसे कहा जाता है, दिनेशपुर थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव। लेकिन शख्सियत की बात करें तो बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं। लोग तरसते हैं भारतीय सेना में जाने के लिए, और ये जो मेरे साथ दो शख्स बैठे हैं, इनकी 4 पीढ़ियां लगातार भारत माता की सेवा कर रही हैं। और मेरे साथ आन सिंह जी हैं और इनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। तो इनके पिता आन सिंह, पान सिंह, जो मुंशियारी तहसील पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, पूर्व में जिला बाबूजी ने बताया कि वो अल्मोड़ा ही था। तो भारतीय सेना में शामिल हुए। आप हुए आन सिंह जी, आप हैं गंगा सिंह जी, तीनों भारतीय सेना में। और चौथी पीढ़ी जो सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए, अजय सिंह, गंगा सिंह जी का बेटा, वो भारतीय नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कुछ समय चयनित हुआ था। और हमने आपको तब लाइव भी दिखाया और खबर वगैरह हमने बनाई थी। तो जब ये बेटा घर लौटा था तो चक्की मोड़ से यहाँ तक लेके एक उसकी सम्मान में यात्रा भी निकाली गई थी, और गंगा सिंह जी बहुत बड़ी एक कार्यक्रम भी रखा था जिसमें क्षेत्र के पूर्व सैनिक भी शामिल थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 पीढ़ियों को ये मौका मिलना अपने आप में अनोखा उदाहरण है कि मतलब विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ चुका जो परिवार के एक पीढ़ी, और आप पाकिस्तान से भी लड़ चुके। हाँ। और गंगा सिंह जी से बात करेंगे, इनसे अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई हमारी मौखिक, तो वो हम बात करेंगे कि ऐसी शख्सियतों को आप तक पहुंचाना जो देश सेवा कर रहे हैं और उनका कहीं नाम तक नहीं आता, लोग भूल जाते हों, तो ऐसे लोगों को याद दिलाने के लिए सत्यवचन फेसबुक पेज हमेशा कोशिश करता है। मैं महेंद्र पाल सिंह हमेशा शुरुआत जय हिंद से करता हूं, इसलिए कि क्योंकि सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, ऐसा मैं भी मानता हूं और लोग भी कहते हैं। आन सिंह जी, मैं आपसे पहले भी मिला हूं, तो बड़ी एनर्जेटिक शख्सियत है। हाँ जी। सबसे पहले बात करेंगे आपके पिता पान सिंह जी की। हाँ। कि कब जानकारी है आपको कि वो भारतीय सेना में कौन सी शाखा में शामिल हुए? जहाज का सेलिंग लग गया। सेलिंग का तो 1 साल के तो वहाँ जापान में हॉस्पिटल में रहे वो। अच्छा, हॉस्पिटल में इलाज करवाते? हाँ, इलाज करते रहे वो। अच्छा। फिर उसके बाद उनके दिमाग में कुछ हल्का भी हो गया था। क्यों हो गया था कि उनके दिमाग के खून कम होने से वो दिमाग हल्का पड़ गया उनको। अच्छा। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर उनको पूना में आए। अच्छा, पूना में इलाज के दौरान ही वहाँ जापान में रहे। हाँ। और तब कोई चिट्ठी पत्री, कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो किसी ने बोला मर गया होगा, कह दिया था घर। अच्छा। सबने। फिर उसके बाद वो पूना आए। वो पूना में रहे 1 साल। पूना के बाद जब वो कुछ ठीक हो गया, उस पर गाँव के जो तो घर वाले ने बोला यार तू तो, हम तो सोचे मर गया होगा, तू तो घर पर संभाल के रखा। फिर उनके रानी खेत पे बुलाया गया। फिर रानी खेत से उनको जब पेंशन बनो करके, उस समय उनको 15 रुपया पेंशन मिलती थी। कुल 15 रुपया पेंशन थी उस समय की बात है। 15 रुपए भी माने तो रखते ही होंगे। और 1 रुपया उनको जो वो सेलिंग लगी थी उसका 16 रुपया मिलता था। अच्छा, टोटली 16 एक्स्ट्रा मिलता, मतलब वो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलता था। अच्छा, बस हो गया। वो बताते थे कि 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है मेरे को। अच्छा। साल भर में 1 ही बार पेंशन मिली थी उस समय। अच्छा। हाँ, 1 ही बार। महीने के महीने? ना, महीने का नहीं, 1 ही बार पेंशन मिलती थी, वो भी पिथौरागढ़ जाकर के तहसील, वहाँ ट्रेजरी ऑफिस जाकर, वहीं था उसमें ट्रेजरी ऑफिस। अच्छा। फिर फिर उसके बाद वो वहीं से होते कुछ वक्त बाद, अब ऐसी तरह फिर मैं भी उसमें छोटा था। मैं आप सन वैसे हिसाब से देखा जाए तो मैं उस समय छोटा ही था। तो जब भर्ती होने लगा तो मैं आया यहाँ अल्मोड़ा आया, बागेश्वर आया, फिर अल्मोड़ा आया। अल्मोड़ा आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? शिक्षा से मेरे गांव में ही हुई थी वहीं। अच्छा। हाँ, अपने गांव में मुंशियारी गांव तहसील के अंडर ही हुई थी हमारी। अच्छा। हाँ जी। फिर वो वहीं से शिक्षा ली हमने। 5-6 क्लास पढ़ा हुआ था उस समय। वही अनमोल था हमारे लिए उस समय। जी जी जी। फिर उसके बाद जो है मैं अल्मोड़ा से BRO से भर्ती हो गया। अच्छा, तो BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, वहाँ से जो है भर्ती होके मेरे को बोल दिया। 2 जन थे हम, एक और था लगा, एक मैं था। कोई कहीं भेजे हम लोग दोनों को, तुम बंगाल या रुड़की जाओगे। अच्छा। अब हमको क्या पता कहाँ रुड़की है कहाँ क्या उस समय। बंगाल इंजीनियरिंग रुड़की जाओगे तुम। अच्छा, अच्छा। फिर वहाँ से जब हम आए तो कारदाम तो हमको जो है ट्रेन में, बस में पहुँचाया गया सरकारी गाड़ी से। अच्छा। वहाँ से फिर हम रुड़की चले गए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करा, सब कुछ करा। उसके 2 साल 2.5 साल के बाद जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो उसके बाद जब एक्सपायर हो गए तो फिर मैं अब फौज में लगा, भर्ती हो गया था। उसके बाद चलो ठीक हुआ, जैसा भी हुआ, घर का काम चलता रहा। अब जो है उसके बाद जब यहाँ ट्रेन में मैं घर छुट्टी गया तो
जब तक छुट्टी जा रहा था घर में, उस समय मेरे पिताजी का मतलब क्या बोलते हैं 10वीं 13वीं कर करा के खत्म कर चुके थे। अच्छा। कोई था नहीं, चाचा ने करा वो सब कुछ। फिर उसके बाद है यहाँ आया, फिर ट्रेनिंग पीरियड करके मैंने ड्राप चला गया पंजाब। जब ड्राप चला गया पंजाब में, तो पंजाब में जा करके वो 6 महीने हुए थे पंजाब में, तो लड़ाई लग गई 71 की। अच्छा। अब रात को समय रात को 8 बजे मैसेज मिला कि ठंडी के दिन रात को मैसेज मिला कि जो है फाइटिंग हालत हो, हथियार इशू करो, गाड़ी पकड़ो और अमृतसर जाना है। क्या कहाँ जो वो नहीं है जो ये अमृतसर में वो है यार, वो बाघा बॉर्डर पीछे एक वो है यार, वो है राजा का वो है। अच्छा। वहाँ पर गए हम। अच्छा। वहाँ पर गए रहे। फिर उसके बाद वहाँ से भी रात को फाइटिंग हॉल में अमनेशन को सब इशू कर दिया गया, फिर तैयार हो जाओ। फिर वहाँ से चला गया बाघा बॉर्डर लो, और मैं था उसमें ड्राइवर। अच्छा। तो ड्राइवर तो मेरे को भी अब नए नए हैं करके था, उनने ये खाली एक क्लास 5 जैसी 4 जैसी गाड़ी मेरे को दे दी, जीप। अच्छा। उसमें रखे 22 आदमी थे, 22 आदमी हथियार लेकर के आप जो है बॉर्डर पे जाओगे। तो मेरे साथ एक प्रतापगढ़ का सूबेदार था, एक जवान और था, 2 दिन। रात को ब्लैकआउट। अच्छा। कोई नहीं जलानी लाइट। रात को टैंक की लाइट भी नहीं जला। ना मतलब में वो तार काट देते हैं पहले। ब्लैकआउट का मतलब है ब्लैकआउट, पूरा अमृतसर पंजाब ब्लैकआउट ठहरा। फिर हमको एड्रेस मिला कि मैं तुम रात को जाओगे वहां पर हथियार लेकर के, अम्यूनिशन लेकर के। अब एक प्रतापगढ़ का सूबेदार था, वो बोला यार आसाम से चलना यार में। अब वो गाड़ी के अंदर क्या था, वो तो सिर बाहर करके ड्राइवर वहाँ से गाड़ी चलाने, एक से बाहर देना रहा। अच्छा। आगे ही जा रहे हैं टैंक। अच्छा। बड़े बड़े वो टैंक बेचारे उसमें अम्यूनिशन में लोड कर रखा है किसी ने। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। अब पंजाब में ऐसा ठहरा कि मतलब वो जीते जागते आदमी ठहरे वहाँ की। अच्छा। हाँ, जीता वो कैसे हर चीज की हेल्प करने ठहरे फौज की। वो उनको पता था कि हम उनके ऊपर बीतती थी वहां पर। अब पंजाब बाघा बॉर्डर हुआ, डेरा बाबा नानक हुआ, बगल में ठहरा बिल्कुल। तो वहां पर तो यहाँ हुआ कि मतलब यहाँ पर जो है फौज की हेल्प करने ठहरे। खाना नाश्ता, दूध, लस्सी, चाय, लस्सी, मक्खन, जो भी खाना है सब लोगों ने सेवा बहुत करी, पूरी सेवा करी उनने हमारी। हमने लंगर रोटी नहीं खाई। अच्छा। हाँ जी। उन्हीं ने खाना बना के लाते थे। तो हमारे पास ये मुखिया ग्रामीण जो थे वो देश सेवा का देश सेवा था, वो पब्लिक सेवा भी बैठे देश सेवा का तरीका अलग था। चाहे वो सेना की सेवा कर कहीं भी हो जी। बाकी जो यंग बच्चे थे उनके, वो पीछे को कर दिया उनने। अच्छा। हटा दिया पीछे को, बोलते क्या पता यंग बच्चे हैं, वो उसको पीछे हटा दिया। फिर हम लोगों ने जो है यार जैसा तैसा वहाँ पर दिन काटे। और डेरा बनाना पर ये पुल था। पुल कैसा था, ऊपर में चलती थी बस, नीचे चलती ट्रेन। अच्छा। ऐसी पुल थी डेरा बनाना में। ठीक। हमको आदेश मिला कि पुल को तोड़ना है। वो 6 किलोमीटर पाकिस्तान में था वो। अच्छा। अंदर मतलब अंदर हमारे पीछे था लैंड, वो आगे था पुल। उस पुल को तोड़ना है रात को। तो आदेश ये हुआ, बाद में पता लगा, तो आदेश ये हुआ कि पठानकोट से अगर फाइटर उड़ता है तो आदमपुर आएगा, आदमपुर से फाइटर उड़ेगा तो पठानकोट जाएगा, वो क्रॉसिंग करके ऐसे करके। उस समय वो फाइटर क्या करते, वहां पर जब आते थे ना, तो हम लोगों ने पुल के चारों तरफ बारूद लगा के सर्किट बना करके, डायनेमो मशीन लगा करके, फिर वहां से कम यहाँ से को जहाँ वहाँ नहर यहाँ तक हमने लेन, हाँ वो रखकर लिखे रहे। आदेश मिला, हाँ आदेश ये मिला कि जब आदेश मिलेगा तभी उड़ाना है, पहले नहीं उड़ाना है। और वहां पर रात को बैंकर सब के तैयार ठहरे, ऊपर से रखे हुए मिट्टी के भरे हुए सबको ठहरा रखा हुआ। उन बैंकरों में रहना ठहरा। तो जिसने वहां पर चलाना था वो टाइम दिया था उसने कि इस टाइम पर चलाओगे तुम, पहले नहीं चलाओगे। जब वो 2:30 के टाइम पे हुआ उस समय वहां बोला तुम उड़ाओ। जब उड़ाया वहां पर खाली पुल का जो पिलर होता है ना, मेन पिलर, वो पिलर टूटा, लेकिन आगे को कुछ भी नहीं हुआ। इतना मजबूत पुल था वो। अच्छा। अंग्रेजों का बना हुआ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। वो पुल टूटा। उसके बाद इन्फेंट्री थे हमारे, ये पंजाब रेजिमेंट थी, ये गढ़वाल रेजिमेंट थी, ये कुमाऊं थी और ये गोरखा पलटन थी। उन्होंने वहां पे जो आर्सल गन होती थी, बड़ी बड़ी मोटी लंबी 12 फीट लंबी बैरल होती, उस बैरल में उन्होंने आर्सल गन का शेल डाल करके वो पिलर को तोड़ दिया। अच्छा। अब आए फाइटर। जब फाइटर आए वहां पर तो ऐसा है जैसे वो इधर से उड़ते उधर से इधर को आते, ऐसे आ रहे थे। अच्छा। और हम लोग तो बैंकर में चुपचाप रहे, बैंकर में रहे, अंदर बिल्कुल बाहर निकले नहीं। उसकी बॉम्बिंग और शेलिंग बहुत जोरदार होती है। बहुत जोरदार होती साहब। जी जी।
तो उसने जब वो तोड़ा उसको, तो उनने पिलर तोड़ा, तो पिलर का एक हिस्सा तोड़ने से पुल नाजुक हो गया। फिर उसके ऊपर जो जितने भी ऊपर से उसने बम्बाट फेंके थे वो इतने बड़े सुराख को नीचे घुस गए वो। अच्छा, पूरा पुल जो बेकार हो गया, ठीक हो गया, खत्म हो गया जी पुल का। अब बोला 1 घंटे तक वो फाटक चलते रहे। ओपी ने बोला कि आप बंद करो। जब ओपी बोलेगा तभी होता था बंद, नहीं तो नहीं होता था बंद। आसान वर्जन समझाइए, ओपी क्या होता है? ओपी जो पोस्ट में रहता खड़ा, अच्छा, ऊपर, हाँ ऊपर होते, उसका टावर बंद रहता, वहाँ रहता है ऑपरेटर, हाँ वो पूरे। ऑब्जर्व करके बताता है कि कौन सा। अच्छा, ऑब्जर्वर होता है एक तरह पोस्ट होती है, वो जो आगे से बंदा जो आ रहा है वो बताएगा पीछे। अच्छा, वो अकेले सिंगल रहता है, स्नैपर लेके बैठता है। अच्छा, वो दूर से देखते रहते, दूरबीन इत्यादि। अच्छा, वो अकेले अच्छा। मतलब 3-4 किलोमीटर अंदर होगा वो, पाकिस्तान बॉर्डर से भी अंदर। अच्छा, वहां से बताएगा आपको ऐसा करना है। अच्छा, अच्छा, फिर उसके बाद है वो ओपी ने जब बोला कि अभी बंद करो, ठीक है, तो कुछ नहीं है, सब शांत हो गया इधर को भी। और वहाँ भी आज कल सीआईडी होती है ना, उसमें जो सीआईडी होते हैं ओपी तो लेके रहते हैं। सीआईडी तो किस भेष में है, वहाँ भी होते हैं, हमारी सीआईडी वहाँ भी होगी, उनकी सीआईडी हमारी भी होंगी, हो सकती है, वो तो बताते हैं ये चीजें। इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। उसके बाद उसके बाद बंद हो गया वो। फिर जो सवेरे टाइम का था उसके बाद शांत हो गया, पुल टूट गया, रास्ता उनका टूट गया। अब उनने क्या करा कि वहां से बता जो रावी नदी है, रावी नदी में करंट छोड़ दिया, मतलब बिजली का करंट छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया उनने। अच्छा, वो इसलिए छोड़ा कि कहीं बड़े पुल तोड़ गया है, लेकिन वही वार आज तो नदी से वार ना आया। उस पानी में करंट थोड़ी दूर रहता है, लेकिन अगर नदी में छोड़ा तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो हमारे पास ऐसी मुश्किलों का सामना सैनिकों को करना पड़ा। उसमें भी फिर 1 मीटर होता लगा हुआ। अच्छा, वो उसको लगा के देखते हैं भी करंट छोड़ कर क्या कर रखा है। अच्छा, वो बताता था वहाँ। अच्छा, बंगाल इंजीनियर के पास ये सुविधा करंट हाँ, जाए, क्योंकि हमने पानी में काम भी करना है, नदी नाले में भी जाना है, सब कुछ करना है। अच्छा, तो वो बोले कि यहाँ पे करंट छोड़ रहा है। अच्छा, मत जाओ, क्योंकि वो लड़ाई बंद होगी, इस पर शीश फायर हो गया, फिर पीछे को बढ़ गए वहाँ से। मतलब अब एक ये सवाल ये है कि जब ये फाइट हो रही थी पाकिस्तान के साथ, कितने किलोमीटर तक अंदर आपकी बंगाल इंजीनियर के लोग घुसे? हम लोग तो वहाँ पर हमारे से तो आगे तो इन्फेंट्री थी। अच्छा, इन्फेंट्री और आगे होती है, फर्स्ट बॉर्डर पर इन्फेंट्री होती है। अच्छा, उसके बाद जो है जहाँ रास्ता बनाना है, कोई चीज टूट गया उसको आगे बढ़ाना, इसे सपोर्ट करना हमारा काम ठहरा। वो बंगाल इंजीनियर करेगा। मतलब पुल बनाना है, तोड़ना है, आएंगे उसके बाद उसको डिसेंबल भी करना, उसी चीज को फिर गाड़ी में लोड करना, फिर दूसरा पुल बनाना है आगे को। फिर अच्छा, कई किस्म के होते हैं उसमें। तो उसके बाद जो जब वो खत्म हो गया मामला, तो उसके बाद जो है वो एक चुगल नहर बताते बड़ी जबरदस्ती। अच्छा, उस नहर को तोड़ने का हमको आदेश मिल गया। अच्छा, ये हट गए, पीछे को आ गया। वहाँ ये स्कीम बना के पीछे को ओढ़ो तुम लोग। जब हम लोग 4-5 किलोमीटर पीछे हो गए, तो इस नहर जो हमारे बड़ी बड़ी एंट्रम मशीन होती है, बड़े बड़े ब्लेडिंग होते हैं, उनने उसे तोड़ा। तो वो तोड़ के बाद जो वहाँ नहर छोड़ दी उनकी तरफ। अच्छा, अब वो फंस गए सारे। अच्छा, पूरे गाड़ियाँ टैंक सब छोड़ दिया, फंस गए वो, दलदल फंस गए वो। वो भागे, उसे भागे तो बाद में क्या करा, जब ठीक ठाक हुआ तो वहाँ पर क्या किसी ने पता वो मशीनों से उनको टर्न करके खींच के ले आए अपनी तरफ। अच्छा, वो टैंक कोई बांग्लादेश से आए, कोई वहाँ से आए, वो सब रखे थे, कोई जलंधर रखे थे, कोई रुड़की है, कोई बरेली में है, कोई लखनऊ। भारतीय सेना गर्व है कि हमने ये करा करके। अच्छा, अभी भी वो टैंक रखे हुए हैं, मेरठ में भी है, आपने देखा होगा ना, वहाँ पर भी है, वहाँ रखे ठहरे वो टैंक सब। उसके बाद जो है बाद में आज तक के सब शांत हो गए। फिर उसके बाद हम लोग भी जब सब अपनी जगह चले वाले भाई, खाली बॉर्डर पर BSF रख दी, और BSF का काम था। उसके बाद इन्फेंट्री रहेगी पीछे, लेकिन ज्यादातर BSF ही रख दी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो कभी सेना के अधिकारियों कर्मचारियों ने या सेना ने, भारत सरकार ने कभी सम्मानित किया आपको? पहले कुछ नहीं, किसी कौन पूछ रहा था साहब, उस समय कोई इतना केयर नहीं करता था। अच्छा, आजकल होती है मतलब। हाँ, अब हम लोग भी ऐसे नए ठहरे, हम लोग भी ऐसे जवान खून था, ज्यादा समझ थी नहीं। फिर भारतीय सेना का जब वर्दी पहनी हो तो बंदा फिर वो नहीं सोचता उसके बाद कुछ भी। हाँ, उसे भाई अधिकारी का आदेश ही मानना। घर की बात नहीं आती उसमें समझ में, देश ही समझ बाहर की रहती। तो भावना आज भी तो रहती होगी ना देश सेवा होती है, लगभग लेकिन सेवा में लगे हैं। तो भैया चाहे कुछ भी हो, मरना है तो कसम खा रखी है कि नहीं। आदमी जो है मंदिरों में कसम खाते हैं, गुरुद्वारे में कसम खाते हैं, मस्जिदों में कसम खाते हैं। मुसलमान मस्जिद में जाएंगे और सरदार लोग जो है सब जो गुरुद्वारे में जाएंगे, हिंदू लोग जो है मंदिर में जाएंगे।
अब हर संडे को वहाँ पर जो है मंदिर में पूजा होती है, सब कोई गुरुद्वारे में भंडारा हंडारा हर एक चीज़ करते हैं, वो चलते थे। उसके बाद थोड़ा सा आस्ते आस्ते के तो रिटायरमेंट कब हुआ आपका? मैं 84 में 84 में रिटायरमेंट हुआ। हाँ। तो यहाँ पे कब आए आप? मतलब ये पिथौरागढ़ से, मुंशियारी से? वहाँ तो ये बच्चे तो मैंने पहले रख लिए थे। अच्छा, ये पहले आ गए थे। और वहाँ तो वहाँ कोई अलॉटमेंट था या आपने खुद खरीदा था यहाँ? नहीं अलॉटमेंट नहीं, ये वन विभाग की जमीन है नहीं है। अच्छा, हाँ, वन विभाग की गुलर वाला एरिया। हाँ, ये गुलर हमारा इलाका जो है सब वन विभाग की जमीन है वो। उसमें जो है हम लोगों को काफी लड़ाई लड़ी गई, कहाँ इलाहाबाद तो कहाँ गए, मतलब हम तो नहीं जा पहुंचे, लेकिन हमारे बुजुर्ग जैसे सब जाके लड़ाई लड़ी। उसके बाद हमको पट्टे इशू करे। ये तो 2 पीढ़ी की बात हो गई। हाँ, 2 पीढ़ी के बाद। अब गंगा सिंह जी से बात करता हूँ। तो गर्व महसूस होता है हमें भी आपसे मिलते हर बार। तो लेकिन मुझे पहले नहीं पता था कि 4 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां तक तो हम मिले ही। अजय तो अभी साल या 1.5 साल हुआ शायद। तो ये मेरे को नहीं पता, कभी बात भी नहीं हुई हमारी आपस में कि मतलब 2 पीढ़ियां पहले, तीसरी पीढ़ी। आप कब भर्ती हुए और कौन सी रेजिमेंट में? मैं 94 में भर्ती हुआ और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड रेजिमेंट है हमारी रेजिमेंट। तो वहाँ से हम 1 साल की ट्रेनिंग करके सीधे पोखरण गए थे। अच्छा, फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी पोखरण में हुई थी। बड़े तीर्थ है सैनिकों का, देशभक्तों का, मैं तो ये मानता हूँ। अगर पोखरण में जब हम गए थे तो उन्हीं दिनों ये वो चला था अपना इंदिरा जी के टाइम, इंदिरा जी नहीं, अटल जी के टाइम में जो पोखरण परमाणु जो हुआ था, तो उसी में ड्यूटी लगी थी हमारी। अच्छा, फिर मैं 72 दिन हमने लगातार ड्यूटी दी। 2 घंटे सोते थे हम रात में। अच्छा, दिन और रात ड्यूटी रहती थी। वहाँ सांप इतने वो थे, उसमें हम बिल्कुल ऐसे रहते थे। और बारिश कितनी भी हो जाए, रेगिस्तान के सांप तो बड़े खतरनाक होते। बारिश कितनी, अरे हम जहाँ बैठते थे अगर वो सांप बोलना शुरू कर टी टी हो जाती। अच्छा, बैठते थे तो अब चलते रहते थे, बिल्कुल बैठना नहीं है। जहाँ बैठ गए वहाँ रेत के नीचे हो सकता है। तो बहुत 72 दिन तो हमने बहुत लंबा ट्रेनिंग खींचा वहाँ पे जो चला था हमारा। जब सीओ साहब ने हमको भेजा था तो उसमें भी बोला था हमको, आप हो सकता है दोबारा ना मिल पाए। अच्छा, ये वर्ड बोले थे। हम तो नए थे, हमें तो कोई पता नहीं चला। जो हमारे हवलदार लोग बोल रहे थे, बोला यार सीओ साहब ऐसा बोला, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें ही पता नहीं क्या गड़बड़ है। हम तो भाई हमें को पैकिंग करके भेज दिया गया वहाँ। हालांकि हमसे ज़्यादा दूर नहीं था, हमें देखा नहीं था वहाँ। जो पुराने लोग थे उनने देखा था वो लोग कि बोला ये कहाँ ले जा रहे हैं करके। बाद में पता चला कि ये तो यहीं पे है। हमको पूरी रात घुमाया गया। अच्छा, बंद करके पैकअप करके पूरी रात घुमाया गया। गाड़ी चल रही है, जाना वहीं है। ये पता नहीं था कहाँ पे जाना है करके। हम सोच रहे पूरी रात चल रहे। मतलब ऐसी जगह, संवेदनशील जगह पे इतनी प्राइवेसी होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, जब हम 4थे दिन हमें पता चला कि हम अपने लोकेशन से ज़्यादा नहीं 15 या 16 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ पे जो लोकेशन था हमारा, बाद में पता चला। फिर हम 72 दिन या 73 दिन था, कोई वहाँ से मूवमेंट बाहर नहीं था। अच्छा, जो अंदर थे अंदर ही, जो बाहर थे बाहर। अच्छा, खाली हमारे को राशन लेके एक गाड़ी पता नहीं कहाँ रख के जाती थी। खाना टाइम पे मिल जाता था, राशन, और फिर पोस्ट में चलता था। पानी भी था? पानी तो परमानेंट रहता ही है, हर पोस्ट में रहता था। तो वहीं रहना। उसके बाद हम नए थे, हमने कई दिनों तक तो पता करा कि हम कहाँ हैं, तो हमें पता नहीं चला। बाद में पता चला कि आप लोग ज़्यादा दूर नहीं हो, यहीं हो। वो बताया कि जो हमारे पुराने जो उस्ताद लोग थे उनने बोला भाई ये ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है। पर हमें किसी को छुट्टी जाना था वो सब कैंसिल थी। जब हम परीक्षण होने वाला था उससे तो हमको 2 दिन पहले वहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, पुराने सैनिक जाएं, नए आ जाएं और प्राइवेसी बनी रहे। हमें वहाँ से हटा दिया गया। नहीं, उसके बाद तो वही धमाका ही हो गया था वहाँ पे। परीक्षण हो गया था, किसी को अंदर जाने वाला हो ना, हो सकता बाहर क्या हो सकता है, इसलिए वहाँ से हटा दिया गया था। वहाँ पे जो अंदर जो थे, जिनको अंदर बिल्कुल सिगरेट किया था वही लोग रहे थे वहाँ। अच्छा, वो तो 3 साल से 4 साल से वो घर ही नहीं आए थे बेचारे। वो तो जो पुराने ना बातचीत ना कुछ, ना उनका कोई नहीं था, सब आउट थे। ये उसके बाद तो हम वहाँ से अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद से हम 21 आवर काटा हमने। और ये 2000 जो लड़ाई लड़ी थी उसमें भी हम वहाँ थे, लौंगे वाला और तनोट मंदिर जो हमारा बॉर्डर पड़ता है, तनोट माता का मंदिर है जो, वहीं हमारा लोकेशन वही था। तो वहाँ भी रहे हम लोग, जहाँ गदर फिल्म में दिखाया जाता। हाँ, गदर में जो दिखाया वो वाला एरिया था हमारा। वहीं रहे थे। अभी भी पाकिस्तान के वहाँ पे बहुत टैंक पड़े हैं, जो पुराने टैंक है। अभी कई बहुत हैं, वहाँ खींच के नहीं ला पाए वहाँ से।
अच्छा और जो बम पड़े थे वहाँ मंदिर में अभी पड़े हैं वहाँ पे, अच्छा। हमने देखे अपना जो जो मंदिर के परिसर के अंदर नहीं परिसर फटे के अंदर जो नहीं पड़े थे वो बम अभी भी रखे पे हैं वहाँ मतलब। ये बड़ी पे, वहाँ पे पेंट किए हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है अच्छा। वहाँ पे मंदिर में, अभी सब कुछ है वहाँ। तो ये मतलब बहुत बड़े काम का हिस्सा रहे आप, बस मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का आपके दादाजी हाँ हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में पापा पिताजी आपके, और ये पोखरण वाले में आप भी थे। हाँ। उसके बाद जब ये पाकिस्तान के साथ जब वो हुआ था, जब संसद में हमला हुआ था, उसके बाद भी हम वहाँ लगे थे कारगिल में। अच्छा, आप भी थे उसमें थे वहाँ, कारगिल में नहीं था, उसमें पोखरण में लगे थे। अच्छा अच्छा, मतलब पोस्ट आपकी पोखरण ही थी वहाँ। अच्छा, पोखरण हमारा लोकेशन ही वही है। अच्छा, हमारा ज्यादातर वही है, लोकेशन ही वही है, क्योंकि हमारे पास BMP आ गई थी, तो BMP राजस्थान में ज़्यादा चलती है और पंजाब एरिया में। अच्छा, तो वो एरिया है हमको। आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण करी? मैंने हाई स्कूल किया था, मैं हाई स्कूल इंटर हाफ ईयरली एग्जाम दिए थे, मैं भर्ती हो गया। चलो इंटर ही मान लेते हाँ। हैं। 12 साल वो हो गए और 6 साल एक्स्ट्रा लगा लें, 18 या 19 साल में। मैं 16.5 साल में भर्ती हो गया। 16.5 साल में? हाँ, क्योंकि वो बच्चों की मुझे नहीं आती आजकल। तो वो भर्ती हो गया, मैं मूछा वूछा कुछ नहीं, वो जब वहाँ आपकी भी नहीं थी? हाँ, नहीं थी ना। वहाँ पे जब गया तो सब लोग देखते रह गए हमारे। अच्छा। बोला तू कहाँ से आया रे? मैंने कहा अरे घर से आया मैं भी। तो बोला इतना छोटा क्यों आ गया? मैंने कहा भर्ती हो गया, आ गया। उसके बाद मतलब 16 साल के बच्चे को आजकल तो चलो मोबाइल है, इंटरनेट है, तो नॉलेज बहुत हो जाती है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। हमें ज्यादा। जब हमको यहाँ से भेजा कि आप जाना है BOG में, तो हमने कहा ये BOG, हम तो सोचे एक ही है कुमाऊं रेजिमेंट, हम कुमाऊं रेजिमेंट में जाएंगे। जब हमारे को भेज दिया वहाँ BOG जाना है, 15 लड़के। ये हमारी हाइट कुछ लंबाई थी, तो उसको ब्रिगेड में वहाँ गार्ड में लंबे हाइट के देखते थे, तो वहाँ भेज दिया हमको। अच्छा। तो हम BOG का फिर एक जो हमारा वहाँ पे सुबेदार मेजर था, वो था हमारा ग्रुप का ही था। अच्छा। तो उनने बताया तुमको ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है काठगोदाम से ट्रेन पकड़ना, आगरा फोर्ट से आगरा से तुमको ट्रेन मिलेगी सीधे कामटी के लिए। अच्छा। नागपुर के लिए। अच्छा। नागपुर से आपको उतरना है, फिर कामटी जाना है। अच्छा। तो उन्हीं से सब बताया हमको ऐसे जाना है। हमें पता नहीं था, मैं तो वहाँ इतने दूर हम कभी गए नहीं था। हम तो ज़्यादा लालकुआ चले गए ट्रेन से, और ज़्यादा उससे आगे कभी गए नहीं थे। नहीं समझ होती थी ज़्यादा, कोई 16 साल का लड़का ही था ना, तब पढ़ाई भी वही करते होती होगी उस समय। कोई समझ नहीं था, हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है। पास करना भी बड़ी बात। उस दिन हाई स्कूल पास जो है तो बहुत अपना गर्व करता था। जब मैंने हाई स्कूल किया था 3 लड़के पास हुए थे। हाँ, तो जब हमने लड़के पास किए तो 6 या 7 लड़के पास हुए थे हम। अच्छा। हमारे गांव के 2-3 थे और एक में था। अच्छा। और 2 शायद गुलाबोद के था, एक कुल्हा का था। मतलब ज्यादा लड़के नहीं थे, 5-6 ही भर्ती हुए थे हम। अच्छा। पास हुए थे। अच्छा। भर्ती कहने में तो मैं पहली बार गया था, पहली बार में हो गया था, पर मैं छोड़ छाड़ के आ गया वहाँ से। मैंने कहा यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो था आसाम राइफल। आसाम राइफल था। फिर मैंने कहा प्रेरणा तो आप ही स्रोत रहे होंगे ना इनकी? नहीं, गंगा सिंह ऐसा ना, ये आसाम राइफल में था, एक लड़का और भी था यहाँ के। तो आसाम राइफल में कोई खास था निकाला मेरे को। अच्छा। मैंने कहा तू जितना करेगा ठीक है, आसाम राइफल में भी कहा। दोबारा क्या था, वो बिहार में अल्मोड़ा गया था, वहाँ फर्स्ट निकल। अच्छा। तो फिर 16.5 साल की उम्र में रिटायर कब हुए हैं आप? मतलब ये 35 साल में रिटायर हो गया था। 35 साल की उम्र? 17.5 साल में नौकरी करके रिटायर हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ 6 महीने घर पर रहा, SBI ज्वाइन कर ली मैंने यहाँ। तो पहले फर्स्ट पोस्टिंग SBI भी मेरे को गदरपुर मिल गई थी, दूसरी पोस्टिंग उसके बाद ये दिनेशपुर मिल गई है। अभी मैं दिनेशपुर में खेती भी कर रहे हैं? खेती भी है। अच्छा, कर रहे हैं ना अभी? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा। और बच्चे कितने पढ़े हैं? अब अजय की बात करेंगे पहले, फिर गुड़िया की बात करेंगे। अभी लड़का मेरा सब लेफ्टिनेंट गया है नेवी में, जो 1 साल हो गया, 2 साल होने वाले। पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई उसने BSc पूरा किया। अच्छा। वहाँ से अपना भीमताल से। अच्छा। बिरला कॉलेज से किया था उसने। और हाई स्कूल तो इंटर उसने यहाँ से हल्द्वानी से करा, सेंट्रल स्कूल से किया था। अच्छा, सेंट्रल स्कूल। अच्छा। बकाया तो वो भी नेवी में चला गया? वो नेवी में चला गया। वो भी पहले तो उसको मैंने भेजा था। तो क्या मतलब ये उसे कहाँ से प्रेरणा? आपसे दादाजी से? हम तो ये कहते, पापा भी वही कहते थे, भैया सर्विस पकड़नी कोई वो वाली पकड़ो जो कि जिसमें गर्व हो। हाँ। ऐसे नहीं है सर्विस में गर्मी बने रहे। और क्या है, बोला यहाँ तो
बहुत जगह मिल जाएगी। आप देखो कहाँ नहीं मिलती है सर्विस, पढ़ने वाले के लिए सब जगह है। अगर थोड़ा पढ़ने वालों के लिए है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे नकल विरोधी कानून भी हैं और बहुत से नियम ऐसे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि बगैर आप इंटेलिजेंट है तो आपको पेपर देने, पास होना और नौकरियां लगनी। बस तो ये तो है ही। खैर अब बाकी राज्यों की हम बात नहीं करते, दूसरे की नहीं करते, उत्तराखंड में तो ये सुविधा। तो ये कब भर्ती हुआ फिर? अब कितने, 1.5 साल हो गया लगभग? हाँ 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अभी वो इस वक्त हैदराबाद में पोस्टिंग हुई है। अच्छा। उसके बाद अभी आया नहीं, वो छुट्टी एक बार आया था, उसके बाद आया नहीं। अभी तो आएगा, वो नवंबर में लग रहा है मेरे को। अच्छा। तो भी वही कहता था कि हमें एक समस्या आती है साल में 2 या 3 महीने, 2 महीने छुट्टी मिलती है 3 सैनिकों को। वैसे 3 शिफ्ट में काट लेते हैं अगर मतलब 60 छुट्टियां मिलती हैं ज़्यादा। 60 तो एक साथ मिल, एनुअली जो होती है उनको 60 में मिल सकती है। अच्छा। और 15-15 दिन की सीएल मिलती है अगर आपको काटनी, कैजुअली जो होती है। तो उसमें परिवार से दूर रहना, बच्चों की देखभाल करना, फिर महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती? फिर ये सब करना पड़ता है, मैनेज करोगे तो काम हो जाता है। देखो हमें भी मैनेज करना पड़ा, जैसे पापा ने अपना, हम वहाँ चले गए, हमको यहाँ जो पट्टे थे जंगल में, यहाँ पर हाथी चलता था, शेर चलते थे। मेरी मम्मी रात में सोती नहीं थी, वो मेरे को कहती थी रखवाली करती थी। पापा तो हाँ पता चल रहा कि यहाँ कहीं वगैरह आ गया, ले गया। हम तो छोटे थे उन दिनों, दोनों भाई बहन हम तो छोटे थे। फिर सुबह तैयार होना जाना। और मम्मी को, आपकी बहन की शादी कहाँ हुई? मेरी बहन की शादी नैनीताल में है। आपकी? मेरी तो रोशिला से हुई है, हेड़ाखान नैनीताल, हेड़ाखान मंदिर। हाँ काड़ी मंदिर। अच्छा, उधर मैंने देखा हुआ। तो अब सब संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट। गुड़िया ने एमबीए किया बताया आपने? गुड़िया ने एमबीए कर लिया है, अभी वो भी देख रही है कहीं जॉब। अगर तो तैयारी पूरी तैयारी है। देखो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम भर दिए, फॉर्म 2-4 फॉर्म भरे हैं और निकल जाएगी तो अच्छी बात। गर्व महसूस होता है भारतीय सेना से जुड़कर? सेना तो हमारा पूरा जिंदगी सवार दी हम लोगों की। अब क्या इससे बढ़िया क्या लेंगे जाते? हर चीज क्या है, पेंशन मिल रही है। एक आखिरी सवाल, अब मेरे मन में भाव था, मेरे देश सेवा का तरीका अलग है। हाँ। आप वर्दी में होते हैं, आप देश सेवा करते हैं। हमारा ये थोड़ा सोशल मीडिया में या मीडिया में लोगों से बातचीत करके सही जानकारियाँ, खबरें पहुँचाना, ये मेरे देश सेवा का तरीका। हाँ। राष्ट्र प्रथम में हमारा भावना रहती है। तो ये भाव तो सबके मन में आना चाहिए, जो काम करे तिरंगा के लिए करें। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भाई देश की सेवा करना बहुत एक गर्व की बात होती है। आप तिरंगे को जब सलाम करोगे तो पता चलता है अपना सीना 2 इंच और ऊपर उठ जाता है। कभी भी देख लेना आप, तिरंगा जब कहीं दिखाई देता तो आप खुद सोचते हो गया। मैं थोड़ी सी शेयर बात करता हूँ आपको। मैं नेपाल गया था, जब युवा थे या कुछ समय पहले जाते थे उधर, जैकेट पहनी, पुरानी वाली फेंकी, पहन के आ गए। लेकिन जब तिरंगा झंडा वहां से इधर आते, तिरंगा झंडा दिखता तब लगता था घर आ गया, चाहे वो बनबसा से निकल रहे हो तब भी लगा था अपने घर आ गए, तिरंगे के नीचे आ गए। तो ये भाव तो तिरंगे को देख के आता है। वही तो कहता हूँ, वही तिरंगा जब कहीं फ्लैग चढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग चढ़ाते हैं फौज में, तब पता चलता है तिरंगे की वो क्या है। यहाँ पर तो आप टांग देते हैं, वहाँ पर तिरंगे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ठीक उसका टाइमिंग अब तो नियम है कि आप कहीं भी कभी भी वो तो आप कर दिया नियम ना, पहले से भी ऐसा होना भी चाहिए, होना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने सही किया है, कोई भी अपने घर पर लगा। उसे कोई अपील करना चाहेंगे जो भारतीय सेना से जुड़ना चाहते हैं, किस तरह की तैयारियां करें? भाई भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी फुल करें, कोई भी कमी नहीं। अपना फिजिकली बहुत जरूरी है, जो भी करना है फिजिकल वहाँ पे काम है। मेंटली बहुत अगर आप प्रॉपर है तो फिजिकल भी बहुत वो होना है। सलाह लेने आता तो आप मार्गदर्शन करते हैं? बहुत जरूरी मैं मार्गदर्शन करता हूँ, क्या क्या करना है। अभी हमारा एक भाई का लड़का, भतीजा मेरा, वो भी अभी अग्निवीर में गया हुआ है। अच्छा। शायद हो सकता है ऊपर वाले की दुआ हो तो वो हो जाएगा। ये जो अब पूरे आसपास के गांव हैं, पूर्व सैनिक बहुत हैं, अधिकारी भी रिटायर सैनिक बहुत हैं, लेकिन लोगों की चर्चा नहीं होती कभी। अब ऐसा है ना, पूरे सैनिक हो गए, एक सबको पता है। हर गाँव में हर घर में या एक जरूर है, इतना ज्यादा वो हमारे उधर नहीं है। गदरपुर की तरफ, गदरपुर साइड है, बहुत कम है, अभी कम है। वहाँ पे लोग थोड़ा विदेश की तरफ ज्यादा सीरियस है वहाँ, इसलिए बच्चे लोग वहाँ पे। लेकिन वहाँ से पैसे भेजते, भारत की अर्थव्यवस्था गलत तो नहीं कह रहा हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में इनका NRI या बाहर गए बच्चों का भी योगदान है। होता ही है ये। अब ऐसा है ना
ये जो तिरंगा की बात आई है, ये तिरंगा जिसमें चढ़ता है उसमें पता लगता है कि हम अभी आप किसी में मौका लगे गए, हो सकता है तो आप बाघा बॉर्डर से वहां से जाके देख। मैं गया हूँ, गए होंगे बाघा बॉर्डर पर। खून में उबाल ला देते हैं जब वो नहीं, परेड जिसमें शाम को परेड करते हैं। थे जिसमें झंडा चढ़ता है, झंडा उतरता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, देखा होगा आपने? मैंने देखा। हाँ, देखा। बिल्कुल पठान लोग होते हैं वो। और हमारे यहाँ पे हरियाणा के जाट होंगे, सरदार जी जो पूरे 6 फीट से ऊंचे होंगे, उन्हीं को रखते हैं वहाँ पर। हाँ, और उनकी मुकाबला करना पड़ता उनकी है। परेड में अपने सिर के ऊपर अपना पंजा भी ले जाते पैर में। हाँ, वो सब वही होता है वहाँ। अच्छा बाबू जी, एक बात और आपसे मैं बात करूंगा कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। हाँ जी। कभी आपसे कोई मिला, कोई अधिकारी, ना, कोई कर्मचारी, नहीं मिला। क्षेत्र के नहीं लोग, साहब। सामाजिक संस्थाएं, बहुत से लोग? नहीं, कोई नहीं मिला साहब यहाँ पर, न कोई आया, न कोई इस किस्म से जैसे। मैं 16 दिसंबर को फिर इंटरव्यू करने आऊंगा। हाँ ना, ठीक है, वो आपका कहने पर सही है, आप आइए, इसमें ठीक है, आपका वह स्वागत है। लेकिन आज तक वैसे कोई नहीं आया। जितनी आपने गहराई में ये ले गई हम लोगों को, उतनी गहराई में जवानी की याद, बचपन की याद आ गई सब। हाँ हाँ। अब मैं क्या था ना, मैं जिस समय वहाँ लड़ाई से खत्म थे, यहाँ पे सन 73 में चले गए हम सिक्किम में। अच्छा। सिक्किम में यहाँ चाइना पीक पर चले गए हम, ये वहाँ पर। फिर वहाँ से हमने 3 साल गुजारे। ठीक है। 3 साल करने बाद फिर वहाँ फिर हम अमृतसर को भेजा गया, पर तुमको लोकेशन का पता है, हर जगह पता है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे पढ़ने पूरी वहाँ जाएगी। वहाँ आए, 3 साल वहाँ गुजारे, फिर बोला तुम आसाम जाओगे। अब ठीक है। अब आसाम चले गए कहाँ? तेजपुर से आगे निकले, टुंगरी, जहाँ चाइना पर पिकट है, बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर ही। और वहाँ पर आरबीसी रहते हैं, घोड़े वाले होते हैं, वो घोड़े चलते, उनके बाद उनकी ड्यूटी वही है। घोड़ों में उन्हें 1 कट्टा सीमेंट रखना, रेत रखना और बैंकर बनाना। अच्छा। वहाँ उनका ड्यूटी है। और हम लोगों का काम था वहाँ पर, हमारे पास मिस्त्री भी होते थे जो मकान चिनते थे, लकड़ी का काम करते थे, सब बैंकर बनाते थे। वो भी मिस्त्री होते हैं हमारे यहाँ, सब बिल्डिंग बनाने वाले, मकान बनाने वाले, भर्ती होती है, सबकी भर्ती होती है वहाँ। अच्छा। हाँ, और सबकी ट्रेनिंग होती है। रुड़की में आप किसी दिन अगर पत्रकार के हिसाब से किसी दिन का चाहोगे तो पता लगेगा कि हमारा कितना बड़ा सेंटर है, कितना क्या क्या है वहाँ। वहाँ के जो वर्कशॉप है देखने लायक है। अच्छा। इतनी बड़ी वर्कशॉप, लेकिन कोई जा नहीं सकता वहाँ, ये फौजी के अलावा नहीं जा सकता। मैं 15 बटालियन एनडीआरएफ में कमांडेंट थे सीओ साहब यहाँ पे सुदेश कुमार दराल जी। हाँ, हाँ। सिलक्यारा में जब सुरंग वाली घटना हुई, हाँ, यहाँ मजदूरों के फंसने की या कर्मचारियों के, तो इन लोगों ने खुद अपने जो यंत्र थे वो बनाए, वो कहता हूँ खुद बनाए, मतलब स्लोप बनाए या किसी तरह के यंत्र बनाए, और फिर उनको निकाला, रेडिया बना के उनको अंदर डाला है। हाँ, पटरी बिछा करके उसका वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी लगा हुआ है, म्यूजियम बना रखा है उन्होंने। बल्कि धामी ने मौके पे ये लोग खुद बनाते हैं। अरे कहता रहा मैं आपको, धामी ने वहीं डेरा डाल रखा था। हाँ, वो आया नहीं, वो जब तक वो पूरे नहीं निकला, धामी वहीं पर बैठा रहा, वहीं रहा, वो टेंट लगा। मुख्यमंत्री जी की खासियत रही। हाँ, इतना। फिर उसने जो उन्हें जब देखा कि सिविल का इतने, तो इनने अपने इंजीनियर का दिमाग लगाया, कैसे होगा ये, कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो जिंदे थे अभी। फिर पहले तो उन्हें जब सुराग में ऑक्सीजन के पैप डाला वहाँ से ऑक्सीजन दिया अंदर को। जो ऑक्सीजन दिया तो वहाँ बोलने लगे वो, तो उनको पता लग गया हाँ भाई ये जीवित है। तब जाके उनने वो कटर से उनने जो सुरंग साबुत काटा हुआ। एक पत्थर होता है जो कि हीरा होता है, जिसका जो पत्थर को काटता है, डायमंड लगा होता है, डायमंड लगा होता है, वो काट के फिर वो लोहे की वैसे पटरी बनाई। फिर वहाँ डालते रहे, जोड़ते के डालते के, जोड़ते के डालते के, और वहाँ से जो है फर्स्ट जो वहाँ से आदमी निकला, वहाँ से जो सब निकला वो ना, वो ने से अब सब आ जाएंगे यार। ऐसी सिस्टम लगाई इंजीनियर वालों ने वहाँ पर, तब जाके वो बच्चे बाहर आए सब। आप कभी जाइएगा 15 बटालियन एनडीआरएफ में, हाँ। उनके सभी यंत्र जो बनाए थे मौके पे, वो वहाँ है। हाँ, वो होंगे। हमें तो मालूम था सब ऐसे करें, हमारे पास भी थे ऐसे ऐसे रखे हुए वहाँ पर। वर्कशॉप है, बहुत बड़ी वर्कशॉप है, जिसके अंदर आप जाने के साथ हम किसी को तो पहले तो हमको पता नहीं था क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, क्या करेंगे इसका से। लेकिन जब वो कार्रवाई करते थे हम लोग, तब चलता पड़ता कि भाई हाँ ये कर में ऐसा होता है। चलिए, बातचीत काफ़ी लंबी हो गई, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पिता पुत्र की जोड़ी और हमारे साथ जो बात की, समय दिया है, ये पसंद आई होगी। और कहीं न कहीं ऐसे पूर्व सैनिकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का सम्मान की आवश्यकता है जो बिल्कुल भूले बिसरे हैं, जिन्हें कोई याद नहीं करता। विजय दिवस 16 दिसंबर को हम मना लेते हैं, तो उनके एक फाइटर विजय दिवस में जिन्होंने प्रतिभाग किया, बंगाल इंजीनियरिंग के जरिए, ये भी मौके पर थे। पोखरण के शुरुआत ही इन्होंने पोखरण से करी, जहाँ पे अटल जी ने परमाणु विस्फोट किए थे, और देश के लोगों का, वैज्ञानिकों का उसमें बहुत सहयोग रहा।
तो चौथी पीढ़ी में इनके पोते, गंगा सिंह जी के बेटे सब लेफ्टिनेंट हैं नेवी में। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं याद करने की, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, विजय दिवस हो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सभी संस्थाओं को थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। सत्यवचन फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद।